हेलो एवरीवन। ये हमारा जीएसटी पे 15th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने सप्लाई के बारे में जाना था। सप्लाई क्या होती है, शेड्यूल 1, 2 और 3 को जाना था। उसमें सप्लाई के बारे में क्या दिया हुआ है। इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सप्लाई को जानेंगे बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट, बेस्ड ऑन लोकेशन और बेस्ड ऑन कम्बिनेशन। इन 3 आधारों पे आपूर्ति कितने प्रकार की होती है ये जानेंगे। और उसके साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्ट और जीरो रेट सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो सप्लाई बहुत से प्रकार की हो सकती है। जैसे इनवर्ट सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, लीगल सप्लाई है, इलीगल सप्लाई है ना। तो आंतरिक सप्लाई, बाह्य सप्लाई इसको हिंदी में बोलते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड को। तो इस तरह से बहुत ढेर सारी सप्लाई हो जाती है। इतना आप सबको लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ दिए हैं करीब 7-8 प्रकार का है, आप देख सकते हैं इधर। बस इतना ही आप लोग लिखिएगा, सफिशियंट है। 9 प्रकार। अब देखिए टाइप्स ऑफ सप्लाई शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सप्लाई यानी आपूर्ति के प्रकार को 3 भागों में मैंने बांट दिया है। पहला है देखिए बेस्ड ऑन टैक्स ट्रीटमेंट या टैक्सेबिलिटी कह लीजिए, यानी उसके साथ टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है उसके आधार पे, यानी कर योग्यता के आधार पे है। दूसरा है बेस्ड ऑन लोकेशन यानी स्थान के आधार पर। और तीसरा है सम्मिश्रण या संयोग के आधार पर, यानी कम्बिनेशन, बेस्ड ऑन कम्बिनेशन, मिश्रित मिलाया जाना जो होता है, मिक्स्ड जो सप्लाई करते हैं। मिक्स्ड है, कंपोजिट है, कंटिन्यूस सप्लाई है, इसमें 3। और टैक्स ट्रीटमेंट वाले में देखिए 4 प्रकार की सप्लाई होती है। एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई, यानी कर मुक्त या छूट आपूर्ति बोलते हैं इसको। गैर कर योग्य आपूर्ति, कर योग्य आपूर्ति और शून्य दर आपूर्ति। लोकेशन के आधार पर देखिए इंटर स्टेट सप्लाई है और इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी अंतर्राज्यीय पूर्ति और राज्य के भीतर आपूर्ति। पूर्ति या आपूर्ति लिख सकते हैं यहाँ पे, आपूर्ति कर सकते हैं आप। अब देखिए वो इस तीनों प्रकार के जो आधार हैं आपूर्ति के प्रकार के, इनको हम डिटेल में जानते हैं। पहले इंग्लिश में जान लेते हैं, फिर हिंदी में भी जानेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए एग्जाम्प्ट सप्लाई। एग्जाम्प्ट सप्लाई क्या है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ CGST एक्ट या CGST गुड्स सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है 2017 का, 2017 का, 2017 में जो बना था। उसके सेक्शन धारा 2 और उपधारा 47 में ये लिखा हुआ है, एग्जाम सप्लाई को डिफाइन किया गया है। क्या है देखिए, एग्जाम सप्लाई मीन सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ which attracts nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11 or under section 6 of integrated goods and service tax act, IGST एक्ट यही है, 2017 का ही है, एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अब देखिए इसमें ये हो गया कि एग्जाम सप्लाई यानी एग्जाम सप्लाई उसे कहते हैं यानी छूट सप्लाई या गैर कर योग्य ये छूट सप्लाई। ये जो एग्जाम्प्ट है ये है कर मुक्त या छूट सप्लाई कहेंगे इसको। वो होती है जो कि जिस पर हम पूरी तरफ से छूट दे दिए गए हैं, हम गवर्नमेंट की तरफ से छूट दे दिया गया है, या फिर सेक्शन 11 या सेक्शन 6 में IGST एक्ट में कुछ कंडीशन दी गई है जिसमें कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताया गया है। तो उसमें सप्लाई पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम पे भी आप देखे होंगे पिछले कुछ वीडियो में जो कंपोजिशन स्कीम के बारे में बनाया था मैंने, तो उसमें देखा था कि उसमें CGST और IGST ये सब टैक्स नहीं लगते, GST नहीं लगती है उसमें। देखिए दूसरा है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, सेक्शन 2 सेक्शन 78 ऑफ IGST एक्ट, सॉरी CGST एक्ट है। इसके सेक्शन के अकॉर्डिंग नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच इज नॉट लेवेबल टू टैक्स अंडर द एक्ट और अंडर द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
यानी IGST एक्ट और CGST एक्ट के अंतर्गत जिस पर टैक्स नहीं लगता वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है। नेक्स्ट है आपका टैक्सेबल सप्लाई, सप्लाई ऑन विच टैक्स शैल बी पेड अंडर GST, यानी ऐसी कोई भी सप्लाई जिस पे GST लगेगा वो टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है। सिंपल सा डिफिनीशन है। इसको सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसलिए हम इसको सेक्शन कोट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है जीरो रेटेड सप्लाई। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ IGST एक्ट, जीरो रेटेड सप्लाई मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, नेमली ए export of goods or services or both, or B supply of goods or services or both to a special economic zone developer or a special economic zone unit। यानी कि जीरो रेटेड सप्लाई निम्नलिखित में से जीरो रेटेड सप्लाई जो है उसका मतलब ये होगा जो कि निम्नलिखित वो जो दिया गया है 2 पॉइंट है वो जीरो रेटेड सप्लाई में आता है। अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज यानी माल या फिर सेवाओं या फिर दोनों की जो आपूर्ति है वो एक्सपोर्ट में आयात कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं देश के, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई कर दी गई है क्योंकि आयात इससे सस्ता हो जाएगा। सॉरी, निर्यात वर्ड यूज होना चाहिए। एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, निर्यात कर रहे हैं दूसरे देश को, आयात नहीं। आयात तो मंगाना होता है ना। दूसरा देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये है यानी गुड्स या माल या दोनों की सप्लाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किया जा रहा है, यानी SEZ उसको बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र इसको बोलते हैं। ये देखिए एक देश के अंदर ही एक ऐसा कुछ एरिया बना दिया जाता है बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कि उसमें उसको हम ये देश के अंदर होते हुए ये मान लेते हैं कि वो विदेशी भूमि है, सिर्फ टैक्स ट्रीटमेंट के हिसाब से। तो जो विदेशी भूमि हो जाती है तो उस पर टैक्स वगैरह नहीं लगते हैं जो यहाँ के हैं, इससे वो सस्ता हो जाता है वहाँ का माल, तो वो ट्रेड को बढ़ावा मिलता है और भी बहुत सी फैसिलिटी वहाँ दी जाती है। तो उसको डेवलप करने के लिए SEZ डेवलपर, कोई कंपनी वगैरह होती, कोई संस्था होती है, उसको काम दिया जाता है कि वहाँ डेवलप कीजिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तो वहाँ पे बिजनेस करने में आसानी होती है। तो डेवलपर को जो सप्लाई करेंगे उसको भी, और उसके बाद डेवलप हो जाने के बाद SEZ जब SEZ का विकास हो जाएगा तो उसके बाद वहाँ भी जो बिजनेस करते हैं बिजनेसमैन लोग, बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उसको बोलते हैं SEZ यूनिट, जो उसके अंदर स्थापित की जाती है। तो उस पर भी जो गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई किया जाएगा तो वो भी जीरो जीरो रेटेड सप्लाई होगा, यानी टैक्स लगता है उस पर लेकिन उसको जीरो रेट कर दिया गया है। द रेट ऑफ टैक्स ऑन विच सप्लाई इज जीरो, और वी कैन से द सप्लाईज आर टैक्स फ्री, यानी कि ये इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सप्लाई करने पे ये 2 जगह पे तो वो जीरो होगा या फिर कह रहे हैं टैक्स फ्री हो। अब इसी को हिंदी में लिखा है, देख लीजिए फटाफट। छूट प्राप्त आपूर्ति या करमुक्त आपूर्ति क्या है? करमुक्त आपूर्ति से आशय ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर योग्य नहीं है, और इसमें माल एवं या सेवाओं, देखिए इस तरह से लिखा गया है क्योंकि माल या सेवा या दोनों इसको इंक्लूड करने के लिए ऐसा वर्ड यूज किया जाता है कि आपूर्ति शामिल जो IGST अधिनियम की धारा 6 या धारा 11 के अंतर्गत करमुक्त कर दी गई है, और इसमें कर योग्य आपूर्ति भी शामिल है। अब गैर कर योग्य आपूर्ति क्या है? गैर कर योग्य आपूर्ति का अर्थ वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति या दोनों की आपूर्ति से है जो CGST अधिनियम के तहत या IGST अधिनियम के तहत कर के लिए देय नहीं है। GST के तहत एक गैर कर योग्य आपूर्ति के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, यानी गैर कर योग्य आपूर्ति होने के लिए लेन देन को GST कानून के तहत एक आपूर्ति होना चाहिए, यानी पहले सप्लाई होना प्रूफ हो। सप्लाई किसको कहते हैं मैंने बताया था पिछले वीडियो में, पहले तो सप्लाई से प्रूफ हो फिर उसके बाद उसको कर मुक्त सप्लाई कहेंगे। अब देखिए एक नोट दिया है मैंने, केवल वे आपूर्ति जिन्हें GST के तहत कराधान के दायरे से बाहर रखा गया है इस परिभाषा द्वारा कवर की गई हैं। जैसे अर्थात ये देखिए ह्यूमन कंजम्पशन की जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हमने बताया था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो कई वीडियो में बता चुके हैं, यानी मानव उपभोग के लिए जो मादक शराब या अनुसूचित 3 जो पिछली वीडियो मैंने बताया था शेड्यूल 1 शेड्यूल 3 शेड्यूल 2, उसमें शेड्यूल 3 में जो सूचीबद्ध आपूर्ति है वो भी गैर कर योग्य आपूर्ति होती है। देखिए कर योग्य आपूर्ति ऐसी आपूर्ति जो GST अधिनियमों के अंतर्गत कर योग्य होती है, कर योग्य आपूर्ति कहलाती है। शून्य दर आपूर्ति, शून्य दर आपूर्ति से आशय माल एवं या सेवाओं की निम्नलिखित आपूर्ति से माल
एवं या सेवाओं का निर्यात, देखो वही जो मैंने अभी आयात बोल दिया था गलती से, एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल एवं या सेवाओं की आपूर्ति जो एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट को की गई हो। अब देखिए उसमें डिफरेंस देख लेते हैं नॉन टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट और जीरो रेट सप्लाई में। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग अभी देखा है हमने, गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच जीएसटी इज नॉट लवाइड एट ऑल, यानी इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है, एकदम लगता ही नहीं है, नॉन टैक्सेबल होता है। और ये एग्जाम्प्ट में क्या है, इस पर लगता है लेकिन एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, छूट दे दी गई है। जीरो रेट सप्लाई क्या है? गुड्स और सर्विसेज विच आर एक्सपोर्टेड और सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर, यहाँ एसईजेड यूनिट भी आप लिख सकते हैं, एसईजेड लिखा हुआ है, ये इसका मीनिंग है। इसका अर्थ हुआ। फिर आईटीसी अवेलेबिलिटी देख लीजिए, इस पर किस पे आईटीसी मिलेगा। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके बारे में मैंने बताया है इसके पहले के लेक्चरों में। तो देखिए नॉन टैक्सेबल जो सप्लाई है उस पर तो मिलता ही नहीं आईटीसी, क्योंकि ये जीएसटी के अंतर्गत आता ही नहीं है। और एग्जाम्प्ट कर दिए हैं तो इस पर टैक्स कलेक्ट हो नहीं रहा है गवर्नमेंट को, तो इस पर आईटीसी भी नहीं देते हैं। और ये जीरो रेट सप्लाई पे आईटीसी मिलता है, अवेलेबल है। जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है, जीएसटी किस पर एप्लीकेबल है, तो ये देखिए ये तो जीएसटी के अंतर्गत आता ही नहीं है। और फिर ये दोनों जीएसटी के अंतर्गत आते हैं, फॉल्स विद इन जीएसटी एम्बिट, यानी जीएसटी के दायरे में आते हैं। अब एग्जांपल देखिए, सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, यानी मानव उपभोग के लिए जो शराब वगैरह की सप्लाई करते हैं, आपूर्ति करते हैं, वो नॉन टैक्सेबल में आता है। एग्जाम्पल में देखिए ब्रेड, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश मिल्क और कर्ड एक्सेट्रा की सप्लाई, इन सब की सप्लाई करते हैं तो वो एग्जाम्प्ट कर दिया गया है, उस पर टैक्स नहीं लगता है जीएसटी। जीरो रेट सप्लाई का एक्सपोर्ट ऑफ शूज टू ब्रिटेन, यानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भारत देश के बाहर भेज रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट में आ जाएगा। और ये जीरो रेट सप्लाई कर दिया जाता है उसको सस्ता करने के लिए। अब देखिए दूसरा आधार, बेस्ड ऑन लोकेशन, टाइप्स ऑफ सप्लाई है, यानी स्थान के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, हमने अभी बताया है, इंटर स्टेट सप्लाई और इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई देख लेते हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट इज लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर सेम। देखिए ये दो रिपीटिशन हो गया है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई है, तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द सेलर ऐसे कह सकते हैं, यानी कि कुछ दूसरा वर्ड हो जाएगा, दूसरे शब्दों में जो लिखते हैं इन अंदर वर्ड्स वो चीज़ है, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड बायर, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई जो है आप बायर कर लीजिए। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड बायर आर इन द सेम स्टेट, यानी बेचा जा रहा है और जो खरीद रहा है दोनों एक ही स्टेट में है, तो उसको इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। इन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन द सेलर हैज़ टू कलेक्ट बोथ CGST and SGST on the buyer. CGST gets deposited with central government and SGST gets deposited with state government. अब देखिए जो इंट्रा स्टेट जो राज्य के भीतर भी सप्लाई की जाती है उस पर जीएसटी लगता है, उसमें दो तरह के जीएसटी लगते हैं, एक CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एक SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जैसे 18% लगा तो 99% दोनों लगते हैं, ऐसा नहीं होगा कि 18% दोनों लगा के 36% यानी 36% कर दे, ये गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इज व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट, यानी सप्लायर जो आपूर्ति करता है और जहाँ सप्लाई वो कर रहा है, यानी बायर का जो लोकेशन है वो अलग अलग राज्यों में हो, तो या फिर अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अलग राज्य में भी हो सकता है। इसके बाद ये सेक्शन के अकॉर्डिंग इसका डिफिनीशन अभी हम बता देंगे। ऑल्सो इन केस ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और when the supply of goods or services is made to SEZ unit the transaction is assumed to be interstate। अब देखिए यहाँ तो कह रहा है इंटर स्टेट के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर डिफरेंट स्टेट कह रहा है, यानी डिफरेंट यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है। और इसमें ये भी शामिल कर लिया गया है, देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को भी कह रहा है, यहाँ ये तो स्टेट के बाहर है लेकिन दूसरे स्टेट में सप्लाई तो किया नहीं जा रहा है, ये देश के बाहर चला जा रहा है, लेकिन इसको कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। और इसी के साथ साथ एसईजेड यूनिट को, एसईजेड डेवलपर को भी जो सप्लाई करते हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई ही माना जाता है।
अब देखिए, ये अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 है। इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, दो अलग अलग राज्यों में हो, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, दो केंद्र शासित अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो, वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी, यानी एक इस राज्य से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में भेज रहे हो, तब भी ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। अब देखिए यहाँ सेक्शन 7 मैंने लिखा है, तो इसके बारे में बता दे रहे हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, ये IGST एक्ट की ही बात कर रहे हैं, तो इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बताया गया है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 में सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में बताया गया है। तो मैंने क्लब करके सेक्शन 7 के फॉर्म में ये पूरा एक साथ लिख दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस एक शामिल करते हुए दोनों को। और सेक्शन 7 सब सेक्शन 4 में इम्पोर्ट को भी लिखा गया, इम्पोर्ट के बारे में बताया गया है कि ये इंटर स्टेट सप्लाई के रूप में माना जाएगा। और सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 में लिखा हुआ है कि जो SEZ यूनिट या SEZ डेवलपर को सप्लाई करेंगे उसे भी इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, जिसके बारे में अभी हमने ये बताया है, यहाँ पे ये सब चीज़ें बताया है ना, इसमें वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे रिपीटिशन हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने वो चीज़ नहीं लिखा है। अब देखिए हिंदी में, राज्य के भीतर आपूर्ति इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं। GST में इंटर स्टेट की आपूर्ति तब होती है जब राज्य के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होती है। इसके तहत व्यक्ति को CGST और SGST दोनों को भुगतान करना होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर में वृद्धि कर दी, जो हमने बताया है कि 18% तो आधा आधा ही SGST 9% और 9% CGST लगता है। ये नहीं कि 36%, 18% दोनों लगा दे, वही चीज़ बात हो रही है। वृद्धि कर में वृद्धि हुई, बल्कि यह IGST के बराबर है और CGST और SGST के नाम से समान रूप से विभाजित किया गया है। GST में इंटर स्टेट सप्लाई में, यानी इंटर स्टेट आपूर्ति में, आपूर्तिकर्ता और खरीदार दोनों एक ही राज्य में होते हैं। ठीक है। अंतर्राज्यीय आपूर्ति देखिए, इंटर स्टेट सप्लाई GST के अंतर्गत जब वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की सीमाओं के पार होते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य या एक केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश या एक राज्य से दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में, तो इसे GST की अंतर्राज्यीय आपूर्ति कहा जाता है। अंतर्राज्यीय आपूर्ति के तहत किसी को केवल IGST के भुगतान करना पड़ता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ CGST और SGST नहीं, IGST लगता है। लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था, 18% अगर GST लग रहा है तो 9% CGST, 9% SGST लगा था इंटर स्टेट सप्लाई में, तो उतना ही IGST भी लगेगा यहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई में, इसके सॉरी। फिर इंटर स्टेट सप्लाई में देखिए, इसमें 18% था तो 9% 9% दोनों लगा था, उतना ही इंटर स्टेट सप्लाई में भी 18% ही लगेगा, बस नाम चेंज हो गया है, IGST के नाम से लगेगा। अब देखिए तीसरा, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन टाइप्स ऑफ सप्लाई है, यानी संयोग या मेल के आधार पर आपूर्ति के प्रकार। देयर आर फ्यू सप्लाईज विच आर मेड टुगेदर और विथ टू और मोर आइटम्स, यानी कुछ ऐसी सप्लाई आपूर्तियाँ होती हैं जो कि एक साथ की जाती हैं, उसमें कई आइटम एक साथ शामिल होते हैं, तो उसको हम उस तरह की आपूर्ति को 3 भागों में बांट सकते हैं। बेसिकली दो ही है, कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। एक कंटिन्यूस सप्लाई भी इसके प्रकार में आ जाता है। ये कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? A supply comprising of two or more goods or services which are necessarily supplied in conjunction with each other as per the frequent business practices followed in that area. In other words, these items cannot be supplied individually. This is a there is a principal supply and a secondary supply in the whole transaction. In such a case, in such a cases, tax rate on principal supply will apply on the entire supply. अब देखिए इसको हिंदी में जान लेते हैं। ऐसा सप्लाई जिसमें दो या दो से अधिक माल या सेवाएं या माल एवं सेवाएं दोनों शामिल हों और वो आवश्यक रूप से आपूर्ति किया जाता है एक दूसरे के साथ ही, वहाँ के जो बिजनेसमैन जनरली करते हैं, तो उसको कंपोजिट सप्लाई किया जाता है। और इसमें और भी कंडीशन है, यानी वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के अलावा उनका कोई वैल्यू नहीं होता, सप्लाई नहीं किया जाता, इस तरह से समझिए। या फिर दूसरे कह सकते हैं कि वो, हाँ वही चीज़ मैंने बता दिया। उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई, एक मुख्य वस्तु होती है, बाकी सब सहायक वस्तुएं होती हैं उसमें, ये सप्लाई में। तो जो मुख्य वस्तु होती है उस पर जो टैक्स रेट होता है उसी के आधार पे पूरा बंडल का
टैक्स निकाला जाता है। अब देखिए इसका एग्जांपल है, बाइंग ए ड्राई फ्रूट गिफ्ट बॉक्स फॉर दिवाली, यानी दिवाली के उपलक्ष्य में जो ड्राई फ्रूट्स का गिफ्ट होता है वो खरीदा जाता है। उसमें देखिए ड्राई फ्रूट्स के साथ वो बाउल वगैरह भी दे देते हैं, उसमें पैक करने के लिए ग्लास बाउल होता है, तो उसमें भी वो सब्सिडी हो गया, अलग से उसके लिए कोई उसकी वैल्यू नहीं है। इट इंक्लूड्स ड्राई फ्रूट्स, अ बॉक्स, हाँ यही बॉक्स की बात कर रहे हैं, एंड ए रैपर, रैपर में पैक करके दिया जाता है। बॉक्स एंड रैपर्स कैन नॉट बी सोल्ड इंडिविजुअली विदाउट द मेन कंटेंट, यानी उसके जो ड्राई फ्रूट्स है उसके अलावा उस रैपर को अलग से नहीं बेचा जाता, हालांकि इंडिविजुअली बिकता है, लेकिन अगर उन दोनों को अलग अलग लेके जाएं आप इस सब दिवाली के अवसर पे सप्लाई करें तो अलग अलग कोई खरीदेगा नहीं, सिर्फ ड्राई फ्रूट ले लेंगे वो, विदाउट द मेन कंटेंट विच इज ड्राई फ्रूट। दिस इज ये कंपोजिट सप्लाई हुआ। मिक्स सप्लाई क्या है, देखिए सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर गुड्स और सर्विसेज वेयर इन द सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी ऐसा सप्लाई जो कि एक दो या दो से अधिक माल या सेवाओं को सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन उनका सप्लाई इंडिविजुअली भी किया जा सकता है, अलग अलग भी किया जा सकता है, और वो एक साथ सप्लाई करना जरूरी नहीं है, तो वो मिक्स सप्लाई कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे च्यवनप्राश होता है, आप लोग यूज करते होंगे, जानते होंगे। च्यवनप्राश के साथ जनरली वो हनी होता है, शहद को भी दे देते हैं, जरूरी तो है नहीं कि उसके साथ उसको सप्लाई किया ही जाए, तो ये मिक्स सप्लाई में आ जाएगा। अब जैसे टूथब्रश होता है, टूथपेस्ट होता है, तो दोनों को एक साथ बेचने के लिए सप्लाई किया जाता है, लेकिन ये मिक्स सप्लाई में है क्योंकि वो दोनों अलग अलग भी बिक सकते हैं। हाँ आगे देखिए, द फर्स्ट कंडीशन इज टू मेड फॉर मिक्स सप्लाई इज दैट इट शुड नॉट बी कंपोजिट सप्लाई। सबसे पहले मिक्स सप्लाई न होने के लिए कंपोजिट सप्लाई नहीं है, मिक्स सप्लाई होने के लिए कंपोजिट सप्लाई नहीं है, यानी नेचुरली बंडल नहीं है, वो एक साथ नहीं सप्लाई किए जाते, ये देखा जाएगा। इन सच केसेस द टैक्स रेट दैट इज हायर ऑफ द टू सप्लाईज विल बी एप्लीकेबल ऑन द इंटायर सप्लाई। देखिए यहाँ टैक्स रेट क्या डिफाइन होगा, कंपोजिट सप्लाई में क्या था, जो प्रिंसिपल आइटम था, जो मुख्य वस्तु सप्लाई की जाए तो उसी रेट से सब पे टैक्स लगाते थे। यहाँ मिक्स सप्लाई में क्या है, अलग अलग वस्तुएं हैं सप्लाई की जा रही है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रेट का हो, जैसे मैंने च्यवनप्राश और शहद लिया, तो मान लिया च्यवनप्राश पे सब ज़्यादा रेट है, 18% है, और शहद पे 9% ही है, या फिर और भी कम कर लीजिए 5% ही है। हाँ 5% का रेट है तो 5% मान लीजिए, तो इसको शहद और च्यवनप्राश दोनों को मिलाकर 18% से टैक्स देना होगा, ये मिक्स सप्लाई पे अप्लाई होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, बाइंग ए क्रिसमस पैकेज कंसिस्टिंग ऑफ केक्स, एरेटेड ड्रिंक, चॉकलेट्स, सांता कैप्स एंड अदर गिफ्ट आइटम्स, यानी क्रिसमस पड़ा है उस पर हमने ऑर्डर दिया है, खरीद लिया, क्या क्या है उसमें, केक है और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी हैं, चॉकलेट्स है, और सांता का जो कैप होता है, टोपी लगाते हैं वो है, और अदर दूसरे दूसरे गिफ्ट आइटम भी उसमें शामिल है, एक साथ सप्लाई किया है। तो ईच ऑफ दीज आइटम कैन बी सोल्ड सेपरेटली, अभी मैंने बताया ये सब अलग अलग भी सेल किए जा सकते हैं, एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे निर्भर नहीं है, तो ये मिक्स सप्लाई हुआ। अब कंटिन्यूस सप्लाई देख लीजिए। कंटिन्यूस सप्लाई एज ए फ्रेज सजेस्ट इज ए ऑन गोइंग प्रोसेस, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि ये कंटिन्यूस सतत आपूर्ति है, लगातार आपूर्ति की जाती है। द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड पीरियोडिकली एंड द पेमेंट्स आर ऑल्सो मेड पीरियोडिकली ऑफन मंथली, यानी गुड्स और सप्लाई सर्विस का सप्लाई किया जाता है, समय 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 पर किया जाता रहता है, और उसका जो पेमेंट मिल लेना होता है वो एक समय अवधि, यानी 15 दिन, 20 दिन, या महीना, या 2 महीना, जैसा भी कॉन्टेक्ट हुआ हो उसके आधार पर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, सप्लाइंग ब्रिक्स टू बिल्डर्स इज ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज देयर विल बी स्पेसिफिक सप्लाई फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कोई बड़ा कॉन्ट्रेक्टर है, ठेकेदार है, ठीक है, या बिल्डर वाइज है, बिल्डिंग बनाने वाला, तो अच्छे खासे माले की बिल्डिंग बनाता है कई तल्ले की, तो उसमें लगातार जो सप्लाई करना है, ईंटों का सप्लाई करता है, ब्रिक्स उसी को बोलते हैं, ईंटों का सप्लाई कर रहा है, तो एक बार सप्लाई किया, एक ट्रैक्टर ले गया, 2 ट्रैक्टर ले गया, ट्रक से ले जा रहा है, तो एक बार क्या तुरंत पेमेंट लेता है, नहीं, जब भी जरूरत पड़ती है वो सप्लाई करता रहता है, करता रहता है, महीने में जैसा भी उनमें आपस में सहमति हो, महीना बीत जाने के बाद वो कहता है देखिए इतने ट्रैक्टर आपने सप्लाई किया है, तो इतना का आप पेमेंट ले लीजिए, तो इस तरह से ये कंटिन्यूस सप्लाई होती है। दूसरा देखिए,
टेलीकॉम एग्जाम्पल है दूसरा नंबर। टेलीकॉम एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय टेलीकॉम कंपनीज आर ऑफन एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो इंटरनेट की सुविधा देती हैं, हालांकि ये प्रीपेड मत मानिएगा, ये पोस्ट पेड की बात कर रहा है, यानी आप यूज करेंगे उसके बाद आप महीने 2 महीने यूज करते हैं, जनरली महीना होता है, 1 महीना आप इंटरनेट यूज किए और टेलीफोन वगैरह यूज किए, उसके बाद आपका जो बिल आता है वो पेमेंट करते हैं एक साथ। ये कंटिन्यूअस सप्लाई में ही आता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं, कंपोजिट सप्लाई, इसको संयोजित आपूर्ति कहते हैं। कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं होती है, कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल होती है, सप्लाई होती है, यानी एक दूसरे के साथ ही सप्लाई की जाती है। कंपोजिट सप्लाई में 2 या 2 से अधिक सप्लाई दी जाती है, जिसमें एक मुख्य सप्लाई होती है। तो बताइए, चलिए उदाहरण देखिए, यहाँ दूसरा लिखे हैं, गुड्स को पैक किया जाता है। जैसे बाइक आपने परचेज की है, कहीं बाहर से परचेज की है, अपने लोकल एरिया में नहीं, तो बाइक वहाँ परचेज किया तो उसको पैक करेगा, पैकिंग में उसको भी पैक किया जाता है, आप लोग जान लीजिए, उसको भी पैकिंग मटेरियल से पैक किया जाएगा, फिर उसका इंश्योरेंस कवर वगैरह दिया जाएगा, और भेजने के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस वगैरह भी साथ में दिए जाएंगे। तो सब मिक्स होके, अलग अलग तो हो नहीं सकता, वो जरूरी है उसके साथ इंश्योरेंस कवर होना और सब ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। तो ये कंपोजिट सप्लाई ही कहलाती है। इस सप्लाई में गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस की एक कंपोजिट सप्लाई है, जो इस केस में गुड्स की सप्लाई को मुख्य सप्लाई माना जाएगा। यानी बाइक हमारे एग्जाम्पल में मुख्य सप्लाई है और उसके हिसाब से ही जीएसटी का रेट निर्धारित होगा। मिक्स सप्लाई देखिए, संयुक्त आपूर्ति। मिक्स सप्लाई का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई जिन्हें कंपोजिट सप्लाई नहीं माना गया, यानी वो नेचुरली बंडल नहीं होते हैं, उनका अलग अलग भी सप्लाई किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, एक पैकेज की सप्लाई में जिसमें कैंड फूड मतलब डिब्बा बंद भोजन होता है, स्वीट है, मिठाई भी है, चॉकलेट भी है, केक है, ड्राई फ्रूट्स है, जूस है, सब मिक्स सप्लाई माना जाएगा। इस सबको एक साथ सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस पैकेज को प्रत्येक आइटम अलग अलग सप्लाई किया जाता है और ये आइटम एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। मिक्स सप्लाई में इन आइटम सबसे अधिक रेट वाले के आधार पर जीएसटी लगता है। ये तो मैंने बताया। अब सतत आपूर्ति देख लीजिए। एक सतत आपूर्ति एक आपूर्ति होती है जहां सामान या सेवाओं को अनुबंध के तहत आवर्ती आधार पर, यानी लगातार टाइम टू टाइम आपूर्ति की जाती है। आपूर्ति के लिए भुगतान भी समय समय पर किया जाता है। ये मैंने बता दिया। जैसे 12 महीने के लिए कंपनी को खनिज पानी मतलब वही जो डिजिटल वाटर होता है, पीने वाला पानी होता है, कि वही एग्जांपल में ले लीजिए, पीने वाले पानी का आपूर्ति करता रहता है। जैसे बैंक वगैरह में होता है, तो रोज़ आपूर्ति करता रहता है, महीने के लास्ट में जो पानी का चार्जेस होते हैं उसको पेमेंट कर दिया जाता है। इस तरह 24 महीने की जैसे हाउस कीपिंग की सेवाएं देता है, तो 2 यहाँ पे मान लिया गया 2 साल 24 महीने बाद वो पेमेंट लेगा। ब्रॉडबैंड की सेवाएं, यानी वही इंटरनेट की सेवाएं। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।